हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला आपके लिए हमेशा बेहतर कंटेंट, बेहतर सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है और मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी की क्लास। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी हमसे पढ़ी है क्लास 10th में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई जिनमें हमने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, MCQs, MIQs, NCERT सॉल्यूशंस, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कवर अप कराई। तो एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझानी होती हैं, जैसे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर जो आया, आपने जो एग्ज़ाम पेपर दिया 21 फ़ेब को, तो उसको भी मैंने आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये देखिए क्या होता है कि बोर्ड में बहुत सारे सेट्स आते हैं, तो हम सारे सेट्स कराना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जितने अवेलेबल होते हैं मैं उन्हें कराने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो कोर्स ए का मैं एक सेट कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप लोग को बता चुकी हूँ कि किस तरीके से पेपर आया था और आपने किस किस तरीके से किया। तो ऑल ओवर जो मैंने चीज़ें देखी, क्या चाहे कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो क्लास 10th का, दोनों ही के पेपर बहुत ही आसान आए थे, बहुत मुश्किल नहीं था, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई थी, सब कुछ था। तो जैसे कि मैंने कोर्स ए का जो बोर्ड का पेपर आपका सॉल्व कराया, उसी तरीके से मैं आज लेकर आई हूँ कोर्स बी का। ठीक है, कोर्स बी में के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हो कि मैम ने हमको जो है हमारा लिटरेचर तो कवर अप कराया नहीं था। भाई देखिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं था, लेकिन मैंने तब भी आपका व्याकरण पोर्शन और लेखन कार्य ज़रूर कंप्लीट कराने की कोशिश करी थी और उसे कवर अप भी कराया था ना। तो इसीलिए अब मैंने उनके सैम्पल पेपर्स भी आपके लिए कराए थे। अब मैं आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो अभी आपका 24 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सेट मैं आज सॉल्व कराने वाली हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं 411, ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये हमको अवेलेबल हो पाया तो हमने उसी के लिए आंसर की आपकी रेडी कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो जब पेपर मिला है तो उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। क्या क्या दिया है, ये एक कॉलम आपका दिया गया था, यहाँ आपको रोल नंबर लिखना था। फिर कहता है कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 है, यानी कि जो छपे हुए पेजेस हैं वो 15 हैं। कितने, क्योंकि अक्सर क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक सभी से हो जाती है, कभी किसी क्वेश्चन पेपर का कोई एक पेज कहीं गायब ना हो जिससे आपका पेपर ख़राब हो। इसलिए जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो देख लीजिए 15 पेजेस जो हैं वो प्रिंटेड हैं। फिर एक कृपया जांच कर लें, इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। तो कोर्स बी में आप लोगों के पास टोटल जो है वो 18 क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। तो ये जो कोड दिया गया है ये आपको कहाँ लिखना है, उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट के फ्रंट पेज पे। जब याद है मैंने आपको OMR शीट भरनी बताई थी तो उसमें एक जगह ये स्पेस दिया था कि यहाँ पर आपको ये कोड फिल करना है, दिया था ना, तो यही कोड आपको वहाँ फिल करना था। फिर आते हैं, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप आंसर शीट में काम करना शुरू कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर है वो आपको आंसर शीट में लिखना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का विवरण पूर्वाह्न से 10:15 से लेकर किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो उसका वितरण है वो कहाँ तक करना है, 10:15 पे ये आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। फिर 10:15 से लेकर 10:30 तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। तो ये 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिला था। जब मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करा रही थी तो ये चीज़ें मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करी थी। 3 घंटे तो आपको लिखने का समय मिलेगा, लेकिन उससे पहले 15 मिनट का समय आपके पास किस चीज़ का होगा, वो रहेगा आपका सिर्फ रीडिंग टाइम। तो आपने वो रीडिंग करी होगी। तो उस दौरान मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं या काव्यांश होते हैं उन्हें आप सॉल्व करके रख लो, क्योंकि पठित वाले तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होते हैं, लेकिन अपठित को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको क्या कर लेना था, वो अपठित गद्यांश करना था।
फिर है केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई भी उत्तर नहीं लिखेंगे। तो ये 15 मिनट आपको सिर्फ किस चीज़ के लिए मिले हैं? सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए। इस दौरान आप आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सबको पता है कि हम हिंदी बा सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि हिंदी बी। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कुछ निर्देश हैं जो मैंने आपको, जब मैं सैम्पल पेपर करा रही थी तो ये ख़ास तौर से मैंने सारे आपको ये जितने भी दिए हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर अप करी थी। तो इन सब में आपको ज़्यादा समय पढ़ने और समझने के लिए नहीं देना पड़ा होगा। निर्धारित समय 3 घंटे का है और अधिकतम अंक 80 हैं। सामान्य निर्देश क्या है? देखिए, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। तो जो कुछ लिखा है आपको पढ़ना है और उसका पालन भी करना था। इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। टोटल खंड आ खंड बा मिलाकर टोटल 18 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड आ में 18 में से 10 प्रश्न आपके खंड आ में आए हैं। उस 10 प्रश्नों में उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 45 है, जिसमें जब आप अंदर निर्देशों का पालन करेंगे तो उसके हिसाब से सिर्फ आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड बा में क्या पूछे गए हैं? वर्णात्मक, यानी कि आपके सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का डिटेल में आपको आंसर लिखना है। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि जो आपके खंड बा में बचे हुए 8 भाई 10 जो स्टार्टिंग के 1 to 10 क्वेश्चन है वो खंड आ में आ चुके थे। फिर उसके बाद 11 to 8 यानी कि 8 क्वेश्चंस कहाँ हैं? खंड बा में हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपके पास विकल्प मौजूद था। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कीजिए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि आपको सीक्वेंस में काम करना था। और मैंने खास तौर से आप लोगों को बोला था कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। ये नहीं कि आपने पहले लेखन कर दिया, फिर सब्जेक्टिव कर दिए, फिर बहुविकल्पीय कर दिए, ये काम नहीं करना। ठीक है, आई होप आप सभी ने मेरी बातों को अच्छे से समझा होगा और इसे पालन भी किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र। खंड आ से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को वो ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया गया है और इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे और 5 करने थे। तो पहले हमें गद्यांश पढ़ना था। देखिए क्या है गद्यांश। ग्रीष्म अवकाश के समय को पढ़ाई के दबाव से परे रचनात्मक सोच, सामुदायिक समझ और रिश्तों के जुड़ाव को पोषित करने में लगाना जरूरी है। सामुदायिक केंद्रों से जुड़े और सेवा देने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ऐसे बच्चे न केवल समाज से जुड़ते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। यह जुड़ाव बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत संवारने के लिए ही मानवीय प्रवृत्तियों को भी सार्थक दिशा देता है। तो यहाँ पर क्या दिया है ना, जो हमारा समर वेकेशन होता है उस दौरान क्या दिया गया है कि हम पढ़ाई के बोझ, भाई पूरा साल तो हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो हमारा 1-1.5 महीने की जो छुट्टी रहती है उस दौरान हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ाई के प्रेशर से अलग रहना है और कुछ क्रिएटिव वर्क करना होता है। छुट्टियों का समय रिश्तों नातों को जानने और जीने का भी मौका देती है। भाई हमारे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, उनसे हमें किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें सीखने का भी बेहतर समय होता है। पहले संयुक्त परिवार में बच्चे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ के साथ रहकर बड़े होते थे। रिश्तेदारों का आना जाना भी खूब होता था। मगर अब ऐसी व्यस्त जिंदगी है कि बच्चे सिर्फ अपने माता पिता को ही जानते हैं। बात सही है, मतलब हम सभी अगर देखें तो हम लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। स्कूल, कोचिंग, पेरेंट्स भी बिजी हैं। छुट्टियों का यह समय ऐसे संबंधों को जीने और जानने में लगाया जाए। यह खुद बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने को सहेजने के लिए भी ज़रूरी है। कुछ साल पहले एक ऑनलाइन पर्यटन कंपनी द्वारा किया गए परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 97% भारतीय किशोरों ने महसूस किया कि परिवार की छुट्टियां उन्हें अपने भाई बहनों के करीब लाती हैं।
69% ने माना कि उनकी पसंदीदा यादें परिवार के साथ बिताई छुट्टियों से जुड़ी हैं। बहुत से सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि अवकाश का समय बच्चों को नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। छुट्टियां बच्चों को खुश और होशियार बनाती हैं। बात सही है। ये कहते हैं ना कि हम लोग को थोड़ा सा रिफ्रेश करती हैं। हम लोग अपने जो इतना पढ़ाई का दबाव होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम कह रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स ही नहीं, आपके देखिए इंटरनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो जैसे लगता है एक प्रेशर रिलीज़ हो गया, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपनी लाइफ जीते हैं। सामाजिक कौशल सिखाती है। यह अभिभावकों के एक साथ अनौपचारिक रूप से संवाद करने का समय होता है। भटकाव के मौजूदा परिवेश में ऐसा खुला संवाद किशोरों की मानसिकता समझने में सहायक होता है। नई पीढ़ी को दिशाहीन होने से बचा सकता है। समय रहते अभिभावकों को सचेत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि किस किस तरीके से जो है हमें अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ हमको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर सकती है और कैसे कैसे हमें बतानी चाहिए। अब इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बच्चों के बीच रचनात्मक सोच, सामुदायिक समझ और रिश्तों के जुड़ाव को पोषित करने के लिए क्या अपेक्षित है? रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी, ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग, परस्पर परिचर्चा में सभी की भागीदारी, शिक्षा की बुनियाद रखना। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है आप हमें बता सकते हैं अगर इसको? तो हमने इस बारे में किस बारे में बात करी है? वो है हमारा ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग, यानी कि हम जब अपने गर्मियों की छुट्टी का अच्छा इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं, सामुदायिक केंद्रों में सेवा देने वाले बच्चे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, यानी कि आपके जो कम्युनिटी हाउसेस होते हैं, उनमें अगर किसी तरह का हम वॉलंटियर करते हैं तो किस तरीके से बच्चे लाभान्वित होते हैं? तो देखिए क्या है, बेहतर स्वास्थ्य पाकर, प्रसन्नचित्त होकर, व्यस्त होकर या वेतन पाकर। तो यहाँ पर जो हमारे गद्यांश में दिया गया है उसके हिसाब से जो सही है वो है पहला और दूसरा। नीचे विकल्प दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इस पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या दिया गया है, अब पारिवारिक संबंधों में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है? पहले से और अभी क्या परिवर्तन हुआ है? तो चलिए देखते हैं क्या है। एकल परिवारों का सीमित होना, संयुक्त परिवारों में वृद्धि होना, एकल परिवारों में वृद्धि होना या पड़ोस संस्कृति की समाप्ति। तो अगर पहले के मुकाबले हम अभी देखें तो न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि लोग अपने काम के चक्कर में क्या हुआ, अपने जो पेरेंटल हाउस होते हैं उनको छोड़कर अपने माता पिता भाई बहनों से अलग होकर उन्हें किन्हीं दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, तो वहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह जाते हैं। तो सही क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो सही क्या है, एकल परिवारों में वृद्धि होना, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब हमारे पास कथन और कारण संबंधी एक प्रश्न है। जब मैंने सैम्पल पेपर कराया था आपको तो ऐसे हमने कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, याद है ना? हाँ, देखिए, पारिवारिक ताने बाने को सहेजने की आवश्यकता है, तो ये कथन तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, परिवारों और समाज के संकुचित होने से स्वस्थ सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अगर हम परिवारों और समाज के संकुचित होने से, यानी कि क्या होगा, अगर वो चीज़ें संकुचित हो जाएंगी तो जो स्वस्थ सामाजिक विकास है वो अवरुद्ध होगा। तो यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो अपने आप में सही है, लेकिन वो कथन की जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन क्या है, पारिवारिक ताने बाने को सहेजने की आवश्यकता है, इसका कारण कथन जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कथन सही है लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है, तो यहाँ पर हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य गद्यांश से मेल खाता है या खाते हैं? तो मतलब ये जो 4 हमारे पास
दिए गए हैं, इनमें से कौन से वाक्य सही हैं जो हमने अभी गद्यांश में पढ़े हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अवकाश बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है, बिल्कुल सही है, ये तो हम सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। छुट्टियों में भाई बहनों के समीप आने की संभावना बढ़ती है, ये बात भी गद्यांश में दी गई है। नेक्स्ट है, माता पिता से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि उस दौरान हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम सीख सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, नई पीढ़ी की दिशाहीन होने की संभावना बढ़ती नहीं, उन्हें जहाँ प्यार, लगाव, रिश्ते और रचनात्मक गतिविधियों का समय मिलता है। तो ये हम कहेंगे कि हमारा फोर्थ वाला गलत है। तो सही क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर लास्ट डी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारा एकदम सही जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए फिर से हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया, अपठित गद्यांश। फिर से हमें इसे पढ़ना है ध्यान से और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं। तो गद्यांश फिर से पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे। क्या है, नदियों को धरती का प्राण माना जाता है, ये हमारी पृथ्वी व समस्त जीव जगत को जीवन देती हैं। जब नदियों के जीवन पर ही संकट मंडरा रहा हो तो अन्य प्राणी जगत पर क्या असर होगा। यह स्थिति डराती है, खासकर तब जब विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक दुनिया में पानी की मांग कुल आपूर्ति से ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसके डिमांड उससे कहीं ज़्यादा होगी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने नदियों के प्रवाह को बाधित किया है। बाधित मतलब उनमें हडल्स लगा दिए हैं, उनके प्रवाह मार्ग में अवरोध पैदा किए हैं और उनमें अपनी आत्मा का सर्वस्व उड़ेलने वाली छोटी नदियों की परवाह भी नहीं की। अब देखिए, कोई भी बड़ी नदी क्या होती है, उनमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। अगर हम उन छोटी नदियों को ही अवरुद्ध कर देंगे, हम उन नदियों को बंद करके उस जगह कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो क्या होगा, जो बड़ी नदी है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसमें तो उन छोटी नदियों का पानी नहीं आ रहा है। नदियों के तटों पर अतिक्रमण कर हम विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं। नदियां दुखी ना हो तो क्या करें। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड सहित यूरोप के विविध देशों में शायद इसीलिए नदियों के तटबंध तोड़े जा रहे हैं, ताकि नदियों का उद्दाम प्रवाह ही आज़ादी मिल सके। इस प्रसंग में छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी नदियां न केवल किसी क्षेत्र विशेष की जल संबंधी ज़रूरतों को पूरी करती हैं, बल्कि अनेक छोटी नदियां मिलकर किसी बड़ी नदी को अपने समर्पण से समृद्ध भी करती हैं। यानी कि जब छोटी नदियां जाकर मिलती हैं तो वो एक बड़ी नदी में जो है समृद्धि लेकर आती है। नेक्स्ट है, छोटी नदियों को बचाने के लिए संसाधनों से अधिक संकल्प की आवश्यकता है। यानी कि हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं देनी है कि मतलब हम उसमें कोई चीज़ डालें। सबसे ज़्यादा समर्पण है कि उन नदियों का बचाव हम कर सकें, उनमें किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो, उन्हें रोका नहीं जाए, उन्हें अवरुद्ध ना किया जाए। भूजल स्तर, पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता को स्थिर रखने के लिए नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाना व प्रदूषण मुक्त रखना बेहद जरूरी है। शासन प्रशासन व आम जन की ये दृढ़ इच्छा शक्ति, निगरानी और नियंत्रण द्वारा ही नदियों को बचाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार का काम है, हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है। चलिए अब आ जाते हैं 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गद्यांश के अनुसार कौन सी स्थिति डराती है। कौन सी स्थिति डरा रही है, चलिए देखें क्या है। जलीय जीव जंतुओं की संख्या का कम होना, नदियों के तटों पर औद्योगिक विकास का होना, नदियों का अपने मार्ग को छोड़कर बहना, जीवनदायिनी नदियों का प्रदूषित होना। तो यहाँ पर देखिए, नदियों के प्रदूषण के बारे में हमने बात नहीं करी, हमने नदियों के मार्गों को छोड़ने की बात नहीं करी, हमने बात किस बारे में करी कि नदियों के तटों पर जो है वो औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे उनका रास्ता तो सकरा हो ही रहा है, लेकिन साथ ही नदियाँ प्रदूषित भी हो रही
हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा रहेगा, वो है हमारा नंबर बी, नदियों के तटों पर औद्योगिक विकास का होना। नेक्स्ट आते हैं, विशेषज्ञ 2030 तक किस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। उन्होंने 2030 तक हमें किस बात के लिए सचेत किया, देखिए गद्यांश में ये बात दी गई है ना, क्या दिया है, 2030 तक दुनिया में पानी की मांग कुल आपूर्ति से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लगभग सभी नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी, हमें नदियों का प्रवाह बाधित करना पड़ेगा, हमें छोटी नदियों की परवाह करनी होगी, या जल की आपूर्ति जल की मांग से बहुत कम हो जाएगी। तो बात सही है कि जल की आपूर्ति यानी कि जो हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं वो पानी की मांग से कम हो जाएगी, यानी कि क्या होगी, मांग बढ़ेगी और जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी है। नेक्स्ट आते हैं, नदियों को जीवित रखने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर हम नदियों को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या है, नदियों को जीवित रखने के लिए तट अतिक्रमण पर रोक करना होगा, पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी होगी, आत्मा का सर्वस्व उड़ेलना होगा, विकास का नारा बुलंद करना होगा। तो जो हमारे गद्यांश में दिया गया है, नदियों को जीवित रखने के लिए एक तो तट पर अतिक्रमण रोकना होगा, नदियों के तट पर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नदियों के हम करीब लेकर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, नदियाँ सक्रिय हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं, तो उनका हमें करना, पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी होगी, अर्थात जो बड़ी नदियों के में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, हमें उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, तो हमें उन्हें दोबारा यानी कि फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, नंबर 1, ठीक है, एक, ये हमारा एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर 4। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। तो फिर से कथन और कारण संबंधी है। कथन है, यूरोप के देशों में नदियों के तटबंध तोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, हाँ तोड़े जा रहे हैं। क्या है, नदियों को उद्दाम प्रवाह की आज़ादी मिले और वह पुनर्जीवित हो जाए, तो बात सही है। यूरोप में जो तटबंध तोड़े जा रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि नदियों का जो अपना एक प्रवाह है वो उस प्रवाह में बह सके और वह पुनर्जीवित हो सके। तो कथन सही है और कारण उसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ हम सी वाला ऑप्शन अपना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्या दिया गया है, जैव विविधता से अभिप्राय क्या है। अब गद्यांश में एक चीज आई है, जैव विविधता, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की विविधता, पृथ्वी पर पेड़ पौधों की विविधता, सी जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता, या मानवीय जीवन की विविधता। तो यहाँ पर जैव विविधता से तात्पर्य है जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता, यानी कि जो चीज़ें हमारी पानी पर आधारित हैं, जिनका जीवन, ठीक है, उनमें तो मनुष्य भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जैव विविधता जो हमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए दे रहे हैं। हम ये कहें पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता, और अगर पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे तो भी हमारा जीवन इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर इन सब में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो ये सभी क्या कहलाती हैं, आपकी जैव विविधता। याद रखना, जैव विविधता, जैवकीय विविधता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इन्हें आपस में मिलाने की कोशिश नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, जीव जंतुओं की जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं और पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों की जितनी वैरायटीज़ हैं, उन सभी के लिए हम जैव विविधता का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हमारे व्याकरण के टॉपिक पर आधारित है। तो नंबर 1, 2 हमारा अपठित बोध था, हमने 2 गद्यांश सॉल्व किए और 10 नंबर के प्रश्न सॉल्व किए।
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 4 प्रश्न सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे सामने 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या कहते हैं 6 रहेगा, उसमें हमारे पास में 6 प्रश्न दिए रहेंगे और सभी में से हमें सिर्फ 4-4 प्रश्न करने हैं। तो टोटल ये हमें मिलेंगे व्याकरण के लिए 16 मार्क्स। ठीक है, तो जिसमें हमारे व्याकरण के टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, पदबंध है, वाक्य है, समास है और मुहावरे हैं। ये 4 टॉपिक हमारे व्याकरण के रहेंगे। चलिए देखिए क्या है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो व्याकरण का पहला टॉपिक है पदबंध, उस पर आधारित हमारे पास में क्या आया है, 5 प्रश्न आए हैं और हमें 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लगा कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, रेखांकित पदबंध होगा। तो यहाँ क्या है, चला आ रहा हो, यहाँ पर चला आ रहा हो, जाहिर सी बात क्रिया है, सहायक क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया मिलकर जो है वो एक पदबंध का निर्माण कर रही हैं। तो ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रिया पदबंध। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो चला आ रहा हो, ये हमारी क्रिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी में रेखांकित का पदबंध होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है, अंडरलाइन है कोई 5 महीने, ऑप्शन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर जो है क्रिया आपकी क्या है, होगी, की होगी। ठीक है, ये हमारी क्रिया है, लेकिन जो कोई 5 महीने हैं ये किससे संबंधित है, ये संबंधित आ रहा है आपका हुकूमत से। हुकूमत मतलब राज्य करना। तो यहाँ पर हुकूमत जो शब्द है ये क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा विशेषण पदबंध। तो कोई 5 महीने जो है वो क्या बता रहा है, वो विशेषण पदबंध को बताता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन, रेखांकित पदबंध का भेद होगा। अब यहाँ पर रेखांकित पदबंध हमारा क्या है, बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन। था तक अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, था तक अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ ये कहाँ तक अंडरलाइन है, बर्तन। तो बर्तन शब्द हमारा क्या होता है, बर्तन हमेशा हमारा संज्ञा शब्द होता है। अब वो जो उसके बाद जो कुछ भी आपका पूरा उसके पहले अंडरलाइन है वो सभी उसी बर्तन के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं बर्तन के बारे में। तो बर्तन हमारा संज्ञा है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, रेखांकित पदबंध होगा। यहाँ पर एक नेक और मददगार व्यक्ति, तो यहाँ पर ये नेक और मददगार किसकी विशेषता बतला रहा है, ये व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। व्यक्ति हमारा संज्ञा है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है, तो जहाँ पर हम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो हमेशा क्या होता है, विशेषण पदबंध होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांटकर लिखना है। क्रिया विशेषण तो आप जानते हो ना, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द। अंडरलाइन ऑलरेडी दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। क्या दिया है, मुसीबत में सभी उसका स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। तो मुसीबत में सभी, अब यहाँ पर ये सभी जो है वो लास्ट वर्ड अंडरलाइन आ रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा है। तो ये संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है, तो सर्वनाम है, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध है, तो इसलिए इसको हम कट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मुसीबत में सभी उसका स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। ठीक है, वो पहुंच जाता कैसा, भागा भागा, तो अंडरलाइन वर्ड है भागा भागा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, पहुंच जाता है के बारे में वो बता रहा है, तो ये सीधे सीधे हमारा क्या हो गया, अब पहुंच जाता है जो ये हमारी मुख्य क्रिया है। अब वो पहुंचने की क्रिया किस तरीके से संपन्न हुई, भागा भागा, तो ये हमें क्रिया विशेषण का लग रहा है। लेकिन अभी हमारे 2 ऑप्शन बाकी हैं, तो हम रुकेंगे, इसमें हम हल्का सा टिक करके छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मुसीबत में सभी उसका स्मरण करते। स्मरण करना मतलब याद करना, याद करना भी एक क्रिया ही हो जा रही है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, मुसीबत में सभी उसका स्मरण करते वह भागा भागा वह पहुँच, वहाँ पहुँच,
तो ये हमारा क्या है, सहायक क्रियापद पर आकर खत्म हुआ, तो ये भी हमारा क्रिया विशेषण नहीं हुआ, है ना। तो सही हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्रिया वह पहुँच जाता है, वो कैसे पहुँचा, भागा भागा पहुँचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट व्याकरण का टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 4 करने, वही 1-1 नंबर के सारे प्रश्न, तो 4 नंबर मिलेंगे आपके लिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या आपके पास में आ रहा है पहला, क्या है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य को छांटिए। अब हमारे पास में जो सरल वाक्य है हमें वो छांटना है। चलिए देखिए क्या है, एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ठीक है, एक लोक कथा है आज भी दोहराई जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य तो है ही नहीं, काट दीजिए। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। ठीक है, ये हमारा मिश्र वाक्य आया, तो इसे भी कट कर दो। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह समझदार था, तो ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे भी कट कर दो, क्योंकि हमें तो ढूंढना यहाँ पर क्या है, सरल वाक्य ढूंढना है ना। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, ये हमारा एक सरल वाक्य है। तो एक एक करके हमने जो गलत थे उन्हें हटाते गए और सही आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, तातारा बहुत संवेदनशील था तथा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तातारा बहुत संवेदनशील था, पहला वाक्य हम जैसे ही देख रहे हैं हमको क्या समझ में आ रहा है कि वाक्य संपूर्ण है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। फिर साथ में हमारे पास समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है। दूसरा वाक्य भी अपनी पूरे अर्थ को बयां कर रहा है, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे नंबर 3 पे, उसे ज्ञात ही ना हो सका कि अजनबी युवक उसे ताके जा रहा था। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अब ध्यान दो, उसे ज्ञात ही ना हो सका कि, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उसे ज्ञात ना हो सका, ये वाक्य अपने आप में अभी पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। फिर शुरू दूसरा वाक्य कहाँ से हो रहा है, कि अजनबी। अब जहाँ पर शुरुआत ही पहला वर्ड आपके क्या से, अव्यय से हो रहा है, और सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि ये एक संज्ञा उपवाक्य के साथ है उसमें। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य, क्योंकि पहला वाक्य हमें यहाँ अपूर्णता लिए दिखता है। तो ये कौन सा है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम आ गए अपने नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य छांट कर लिखिए। अब हमारे सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें हमें मिश्र वाक्य को छांटना है कि कौन सा वाक्य है जो हमारा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या है, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। कुछ था, अगर हम किसी से ऐसे कहेंगे तो यानी कि क्या है कि अभी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कही गई है, जिसमें अपूर्णता है। ठीक है, सीधे सीधे ये चीज़ आ रही है तो वो मिश्र वाक्य में आ जाएगी। तो हम इसको हमें मिश्र वाक्य लग रहा है, लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ युवकों ने इस प्रेम को भांप लिया। अब कुछ युवकों ने भांप लिया, तो सीधे सीधे हमारा क्या है, ये तो एक सरल वाक्य हो गया, लेकिन हमें छांटना तो मिश्र वाक्य है ना, तो सरल वाक्य को हम कट कर देंगे। फिर है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तो वामीरो कुछ सचेत हुई, पहला वाक्य पूर्ण है, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, तो इसे भी कट कर देंगे। दोनों के हृदय व्यथित थे, ये एक सरल वाक्य है, तो सही क्या है हमारा ए, ये एक मिश्र वाक्य। क्यों मिश्र वाक्य, ध्यान देना, जो पहला सेंटेंस है कुछ था, जब हम पढ़ रहे हैं कुछ था, तो ये हमें क्या दे रहा है, अपूर्णता का ज्ञान दे रहा है कि कहीं कुछ अधूरापन है, तो इसीलिए ये अपूर्ण बता रहा है, तो सीधे सीधे ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या दिए गए, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इधर वाक्य के नाम।
वाक्य और वाक्य के भेद दिए गए हैं। अब हमें इनमें मिलाना है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। वह अचंभित था और रोमांचित भी था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोलते वह अचंभित और रोमांचित था तो ये वाक्य हमारा सरल में आता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वह अचंभित था फिर रोमांचित भी था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो वाक्य हो गए, दो वाक्य को आपस में जोड़ दिया, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। तो अभी हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे ये सरल वाक्य लग रहा है, लेकिन तब भी हम थर्ड पढ़ लेते हैं। चलो, कभी कभी होता है ना कि हमारा डाउट नहीं हो पाता, तो सिंपल है कि आप पढ़ लो। ठीक है, बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। अब यहाँ पर क्या है, बस भीतर समर्पण था, अगर भीतर समर्पण था आता तो ये पूर्ण होता, संयुक्त वाक्य में आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, बस भीतर समर्पित था, तो ये पहला वाक्य जो है ये अपूर्णता दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ हमें अभी पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पा रहा है इसको पढ़ने से, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य की कैटेगरी में। ठीक है, ये हमारा मिश्र वाक्य आ जाएगा, और ये सेकंड वाला हमारा सरल वाक्य में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहले का दूसरा है। ठीक है, पहले का दूसरा कहाँ पर आ रहा है, इन दो में आ रहा है, तो ये वाला और ये कट कर दूं। ठीक है, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरे का हमारा क्या था, तीसरा, तो यहाँ पर दूसरे का पहला है, दूसरे का तीसरा, इसे कट कर दो, सही आंसर आपको मिल गया, तीसरे का पहला, यानी कि मिश्र वाक्य। इस तरीके से हमारा ऑप्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म हो गए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये किस पर पूछे गए हैं, समास पर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, शब्द दिया है आत्मगौरव, समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो मैंने आपके समास के लिए हमेशा एक चीज बोली है, आप उसका विग्रह करिए, पहला काम। अगर हम आत्मगौरव करेंगे तो आत्मगौरव का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या आएगा आपका, आत्मा का गौरव। ठीक है, आत्मगौरव का क्या हो गया, आत्मा का गौरव। फिर यहां पर चूंकि देखिए यहां पर आया का, तो क्या होता है, का क्या है, का एक कारक है, का क्या होता है, कारक होता है। तो जो कारक वाले हमारे कौन से उदाहरण रहते हैं, तत्पुरुष। का कौन से कारक में आता है, संबंध तत्पुरुष समास। तो सही सही हमारा आंसर क्या हो गया, ये एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बेवक्त समस्त पद में का समास भेद होगा। अब चलिए यहाँ पर अगर हम इसका समास भेद करेंगे तो समास का भेद क्या होगा, ध्यान दीजिए। बेवक्त में जो पहला शब्द है बे, ये क्या है, जो बेवक्त हमारे पास में लिखा हुआ है, बे प्लस वक्त, हम विग्रह कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेवक्त यानी कि बिना वक्त, अगर इसका आप विग्रह करोगे तो क्या होगा, बिना वक्त के, बिना वक्त के। ठीक है, वे हमारा क्या आ रहा है, ये एक उपसर्ग है, क्या है, ये एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग, पूर्व पद उपसर्ग किस में होता है हमारा, वो होता है अव्यय भाव समास में। तो बेवक्त हमारा क्या हो गया, अव्यय भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, महात्मा समस्त पद का विग्रह होगा। महात्मा का अगर हम विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा, महात्मा की आत्मा, महान की आत्मा, महा की आत्मा, या महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है महान है जो आत्मा। समास बता सकते हैं आप लोगों में, महान है जो आत्मा, विग्रह करते कर आप देख सकते हो कि आत्मा की विशेषता क्या बताई जा रही है, वो महान है। तो ये सीधे सीधे कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 4 है और 5 है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है हमारे पास में।
क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर समस्त पद दिए हैं, यहां समास दिए हैं, ठीक है। तो यहां चलिए दिखाते हैं। मृगनयनी, उसका जो समास दिया गया है तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। श्वेतांबर, तो अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, विग्रह करते हुए चल लेते हैं, ठीक है। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, क्या है, मृग के समान नयन हैं जिसके, अर्थात सीता जानकी, कुछ भी लिख दो, हम यहाँ लिख देते हैं जानकी, ठीक है। मृगनयनी उन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं श्वेतांबर, ठीक है। अंबर मतलब क्या हो गया, वस्त्र, और वो क्या है, श्वेत। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। श्वेत है जो अंबर। पहले हम विग्रह कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके भेद को देखेंगे। नदी नाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदी और नाले। नेक्स्ट आते हैं आत्मनिर्भर, ठीक है। क्या होगा, आत्मनिर्भर। आत्मा यानी आत्म मतलब आत्म पर निर्भर लिख दो, ठीक है। यहां पर आएगा आत्म पर निर्भर, ठीक है। अपने आप पे निर्भर या आत्मनिर्भर, कुछ भी आप कर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, चलो देखते हैं, अब इनका हम समास लिखते हुए चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात जानकी, यहाँ पर जो तीसरा पद बना ये महत्वपूर्ण हो गया, तो ये बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, ये कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। क्या है ये, आपका कर्मधारय समास है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं नदी नाले, नदी और नाले, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ द्विगु समास दिया है, क्योंकि द्विगु समास में तो प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं आत्मनिर्भर, यहाँ पर अव्ययभाव समास दिया है, ये भी गलत है, क्योंकि आत्मा पर निर्भर, यहाँ पर आ रहा है, और पर हमारा क्या होता है, कारक होता है। तो ये कौन सा समास हुआ आपका, ये हुआ अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है ये, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही कौन से हुआ, नंबर 1। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक केवल इस पे लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीतांबर का सही युग्म होगा। देखिए क्या है, पीले हैं अंबर जिसके, बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट है पीला है जो अंबर, ठीक है। पीला अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, कर्मधारय। तो याद रखिए यहाँ पर पीले हैं अंबर जिसके, अगर हम इसके आगे लिख देंगे अर्थात कृष्ण, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास हमारा एकदम सही है, क्योंकि ये युग्म सही दिया गया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पीला अंबर देते, जैसे यहाँ पर दिया है पीला है जो अंबर, वो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम ये विग्रह करते हैं पीला है जो अंबर, तो अगर हम ये लिखते तो यहाँ पर ये होता कर्मधारय समास। कौन सा होता, हमने बोला था ना कि विग्रह करने पर ही आपको समझना है। अगर आप इसका विग्रह करोगे पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, ये अपनी जगह सही हो जाता है। अगर पीला है जो अंबर करते हैं तो ये बहुव्रीहि समास नहीं, कर्मधारय समास बनता है, तो ये गलत हो गया। पीला अंबर, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो ये विग्रह ही गलत है, ठीक है, ध्यान देना। अव्ययभाव समास में नहीं है, क्योंकि अव्ययभाव समास में पहला पद हमारा या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, तो ये हमारा अपने आप में गलत हो गया। पीले हैं अंबर जिसके, कर्मधारय समास। पीले हैं अंबर जिसके, वो कर्मधारय समास में नहीं होगा, क्योंकि ये अंबर की विशेषता को नहीं बतला रहा, तीसरे का बता रहा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही आपका नंबर 1 है। पीले हैं अंबर जिसके, ये हमारा बिल्कुल सही विग्रह है, किसके साथ में, बहुव्रीहि समास में, क्योंकि पीले हैं अंबर जिसके, उसके लिए हमारा तीसरा पद बनेगा जाके।
चलिए, तो यहाँ समास का हमारा काम खत्म हुआ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पर हमारे पास मुहावरे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो हमारे सामने क्या रखे गए हैं, 6 प्रश्न हैं। किस पर आधारित है, मुहावरे पर आधारित। इन मुहावरों पर आधारित इन 6 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्न ही करने हैं। आपको एक्स्ट्रा प्रश्न दिए गए हैं ताकि आपको अगर कोई ज़्यादा डाउट हो तो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है वो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब जो मुहावरा है और उसका हमें सही अर्थ देखना है। क्या है, कपकपी छूटना। कपकपी छूटना, तो हम लोग डर से कांपते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये युग्म सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन तब भी अभी चूंकि आगे हमें देना है तो देंगे। कलेजा ठंडा होना, यानी कि तसल्ली होना, यानी कि हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए कोई काम से वो। तो मृत्यु होना, ये हमारा गलत अर्थ दे रहा है, काट दीजिए इसे। किताबी कीड़ा होना, जो कीड़े पुस्तकों में लगे हों। किताबी कीड़ा होना यानी कि हर वक्त पढ़ते रहना, जो सिर्फ पढ़ाई में ही मगन रहे, तो ये भी अर्थ गलत दे रहा है। एक ही राग अलापना, अच्छा गायक नहीं। एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात के पीछे पड़ जाना, तो ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या आया, कपकपी छूटना अर्थात डर से शरीर कांपना। नेक्स्ट आते हैं, रहस्य प्रकट होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। क्या चीज बोला गया है, रहस्य प्रकट होना। अब यहाँ क्या दिया है, उगल देना नहीं, खाक छानना, कूच करना या कलई खुलना। रहस्य प्रकट होने के लिए जो हम सही मुहावरा बताएंगे वो है कलई खुलना। किसी का कोई भेद है, मतलब कोई उसी का, अगर उसका हम क्या बोलेंगे, अगर कोई हमारा सीक्रेट है तो वो सीक्रेट अगर हम किसी के सामने उजागर कर दें तो वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कलई खुल जाना। तो सही ऑप्शन है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 का हमारा सही आंसर आएगा डी आएगा। चलिए अब आगे बोर्ड देखते हैं। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होगा। आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति हमारे बहुत नजदीक हो और हमारा ही बुरा करे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, चालाक व्यक्ति, बड़ा दुश्मन, कपटी मित्र या अपना मत बदलने वाला। तो यानी कि मित्र हमारा क्या हुआ, जिसको हम बड़ा अच्छा अपना सगा समझते हैं, उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो हमें से साथ धोखा करता है। तो यहाँ पर आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होगा कपटी मित्र। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, माता पिता और बड़ों के उपदेश बुरे लगते हैं लेकिन बाद में वही बातें प्रेरित करती हैं। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा, रेखांकित अंश है बुरे लगना। ठीक है, अब इसकी जगह अगर हमें कोई मुहावरा सेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है, नीचा दिखाना, जहर उगलना, पहाड़ लगना, हाथ लगना। तो हम यहाँ पर क्या होगा, माता पिता और बड़ों के उपदेश जहर लगते हैं, यानी कि हमें बुरे लगते हैं। जहर बुरा होता है, तो जहर लगना अर्थात बुरा लगना। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो रहेगा हमारा क्या है, जहर लगते हैं लेकिन बाद में वही बातें हमें प्रेरित करती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम। परीक्षा भवन पहुंचकर जब उसे अपना पेंसिल बॉक्स नहीं दिखा तो उसके डैश गए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा सिट्टी पिट्टी गुम होना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथ पांव फूलना, चेहरे का रंग उड़ना। अब क्या होगा, जब वो परीक्षा भवन पहुंचा तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारा जो है वो क्या नहीं है, क्या है, पेंसिल बॉक्स नहीं है, तो अब हमको डर लगेगा ना कि कैसे होगा। तो अब इसके लिए जो सही हम अगर उदाहरण देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, देखिए इसके लिए होगा आपको पैरों तले से जमीन खिसकना, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, तो आश्चर्यचकित तो नहीं होंगे। सिट्टी पिट्टी गुम होना यानी कि डर लगना होगा। चेहरे का रंग उड़ना यानी कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएं। तो यहाँ सही क्या होगा, हाथ पांव फूलना, यानी कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ठीक है, फिर है पता ना चलना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। क्या है, फरार होना, दबे पांव आना, टका सा जवाब देना या सुराग ना मिलना।
तो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम क्या कहेंगे, हमको सुराग ही नहीं मिला इस चीज़ का। तो सही क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन एकदम सही होगा, पता ना चलना अर्थात सुराग ना मिलना। ठीक है, तो यहाँ हमारे मुहावरे आधारित प्रश्न भी समाप्त हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं हमारी स्पर्श बुक के जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड के 7 अध्यायों में से आपके सामने जितने भी हैं उसमें से एक कविता का कोई अंश रखा जाएगा और उस पर आधारित आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। क्या दिया गया है, शुद्धांत रंति देव ने किया करस्त थाल भी, तथा ददीचि ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। उनीश क्षितिज ने स्वमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारी कौन सी कविता है, मनुष्यता कविता से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित ये कविता है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है और उसी में से ये हमारे सामने आया है। तो यहाँ पर जो इस पर पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या दिया गया है, रंतिदेव कौन थे। अब रंतिदेव का नाम कहाँ पर आया, ये आया। तो ये क्या थे, एक वीर राजा थे, परम दानी राजा थे, बुद्धिमान क्षितिज राजा थे, से बुद्धिमान शिक्षित राजा थे, कुशल समझदार राजा थे। तो ये क्या दिया, शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त दाल। भूखे के लिए रंतिदेव ने अपने हाथों के आगे सजा हुआ भोजन का थाल अपने हाथ से उठाकर दूसरे को दे दिया था। वो खुद भी भूखे थे लेकिन तब भी उन्होंने दूसरे को दे दिया था। तो ये कौन हुए, ये हुए परम दानी राजा। कौन से राजा हुए, परम दानी राजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है सेकेंड। चलिए भाई सेकेंड में यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित करना है, यानी कि हमें यहाँ पर मैच करना है। उनीशर, ददीची और कर्ण, ये 3 जो दानी लोगों के बारे में बात की गई थी उन्हीं का यहाँ पर आया है। देखिए क्या है, अपने शरीर, किसने अपने शरीर की चमड़ी भी दान में दी थी, अपना मांस देकर कबूतर के प्राण बचाए थे, अस्थियां देकर देवताओं की सहायता की थी। तो देखिए ददीची ने जो है वो अपनी अस्थियां दी थी। ददीची ने क्या दिया था, अपनी अस्थियां दी थी। यहां पर लगाया नंबर 1 का 3, नहीं सॉरी नंबर 2 का 3 है। फिर आते हैं कर्ण। कर्ण ने अपनी शरीर की चमड़ी दान दी थी। चमड़ी दान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो उनका कवच था वो उनकी स्किन की तरह ही था। तो जब उनसे मांगा गया तो उन्होंने निकाल के दिया था, उसके बाद उनके प्राण चले गए थे, तो इसलिए बोलते हैं। फिर उनीशन ने क्या किया था, अपना मांस, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दान दिया था। तो पहले का दूसरा है, तो यहाँ पर पहले का दूसरा हमारा ये 2 है, पहला दूसरा। दूसरे का तीसरा है, तो यहाँ पर दूसरे का तीसरा कौन सा रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ए सही है, ये गलत हो गया। पहले का तीसरे का पहला है, तो यहाँ पर पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, ये हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर इतने दानी राजाओं के बारे में बात हुई है, तो कवि इनके बारे में हमको बताकर करना क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्या संदेश दिया है, हमें जीवन की परवाह ना करके परोपकार करना चाहिए, हर एक की पीड़ा को समझना चाहिए, शरीर नाशवान है अतः जीव को डरना नहीं चाहिए, अपनी भूख की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें जो संदेश दिया जा रहा है वो क्या दिया गया है, शरीर नाशवान है, अब ये तो कभी ना कभी जाकर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें अतः जीव को डरना नहीं चाहिए। कि मतलब हम अपने कि भाई अनित्य देह है कि ये तो कभी भी, जाहिर सी बात है ये कभी ना कभी जाकर ख़त्म होगा, तो इसके लिए हम डरें क्यों, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि एक दिन मरेंगे, लेकिन उसके बावजूद डरते रहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि शरीर नाशवान है अतः जीव को डरना नहीं चाहिए। चलिए अब आ गए हम नंबर 4 पर। नंबर 4 पर क्या है हमारे पास में, काव्यांश में प्रयुक्त अनादि शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, जिसका ना आदि हो ना अंत हो। ठीक है, जिसका आदि या आरंभ ना हो,
जो सृष्टि का सबसे पहले जन्मा हो, जो सदा बना चला आ रहा हो। तो सबसे यहाँ पर अनादि दिया है, बात क्या दिया है, अनादि। तो यहाँ पर अनादि का तात्पर्य है जिसका ना आदि हो ना अंत, अर्थात जिसकी ना शुरुआत है और ना ही जिसका अंत है। यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम, दधीची ने दान में क्या दिया था? दधीची ने कवच कुंडल, हड्डियां या धन या मांस। तो दधीची ने दिया था अपने शरीर की हड्डियों को दान। उसी से जो भगवान इंद्र हैं उनका जो शस्त्र है वज्र, वो दधीची की अस्थियों से ही बना हुआ अस्त्र है। ठीक है, तो वो क्या है, उन्होंने अपनी शरीर की हड्डियां दान में दी थी। चलिए, अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न। कौन से प्रश्न में? देखिए, ये आ गए हमारे काव्य खंड के जितने 7 चैप्टर हैं, उन 7 चैप्टर में से किसी से भी सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हीं 2 प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं काव्य खंड से, तो यहाँ पर हमें इनके लिए सही विकल्प, वही एमसीक्यूज है। पहला प्रश्न है, सब अंधियारा मिट गया कबीर के दोहे में इस पंक्ति में अंधियारा किसका प्रतीक है? यानी कि जो अंधियारा शब्द लिया गया है ये किसका प्रतीक बताया गया है? निराशा, अहंकार, अज्ञान या कालिमा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? अंधियारा। तो सब अंधियारा मिट जाता है कब? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात जब हमें ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो क्या है? आपका अहंकार। जब तक अहंकार रहता है तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सारा अंधकार यानी कि जो हमारा अंधियारा है वो मिट जाएगा। नेक्स्ट है, गिरी का गौरव गाकर झरझर। पंक्ति में झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना करी है? किस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं? पर्वत प्रदेश पावस कविता के आधार पर लिखिए। तो अब ये जो झरझर शब्द है ये क्या चीज़ बता रहा है? बादलों की गड़गड़ाहट को बता रहा है। अब वो झरने की झरझर है तो बादलों की गड़गड़ाहट कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। फिर है, झरनों की कलकल करती मधुर ध्वनि है। अब कलकल कौन करता है? चलो मुझे बताओ, कलकल कौन करता है? कलकल तो नदी करती है ना। फिर है, पक्षियों के कलरव की जुगलबंदी है। पक्षियों की तो बात ही नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ झरनों की बात हो रही है। फिर है, पर्वत का गौरव गान। तो यहाँ पर गौरव गा क्या है? गौरव गाकर झरझर। तो यहाँ पर पर्वतों का गौरव गान जो है वो झरझर। अब पर्वत तो लिस्ट जो है वो गा नहीं सकते, झरने जो है वो झरझर कर रहे हैं तो वो पर्वतों का गान तो गाएंगे नहीं। तो यहाँ पर पर्वत की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, अपना कुछ नहीं होता, तो उससे गिरने वाले ऊंचे ऊंचे जो झरने हैं उनकी आवाज़ से हमें पता चलता है कि कितनी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है। अब ये ऊंचाई हमें क्या बताता है? पर्वत के गौरव का बताता है कि कितना उच्च है, कितना महान है। तो यहाँ पर क्या है? पर्वत का गौरव गान की जो है वो कल्पना की गई है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर गद्यांश पे। जो हमारे स्पर्श पुस्तक है उसके गद्य खंड के जो 7 अध्याय हैं उनमें से एक पार्ट से थोड़ा से पंक्तियां रखी जाएंगी, यानी कि एक गद्य खंड गद्यांश रखा जाएगा। उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवे का मतलब तो मैंने आप लोग को पहले बताया है, यानी कि पतंग उड़ाने का। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी।
मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कौन सा गद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया है। वो पहला अध्याय है हमारा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब, वहाँ से लिया गया है। अब इस पर आधारित हमारे पास में प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, बड़े भाई साहब अब छोटे भाई को प्रायः नहीं डांटते थे, क्यों? अब वो क्यों नहीं डांटते थे, कारण बताइए। छोटे भाई की घर छोड़ने की धमकी से भय से चुप रहने लगे थे। अब उन दोनों में एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। तीसरा, छोटे भाई खेल कर भी अव्वल आता जा रहा था, अतः अब वे ढीले पड़ने लगे थे। छोटे भाई बड़े भाई साहब के व्यवहार पे उन्हें आड़े हाथों लेने लगे थे। तो सही कारण क्या था कि वो बहुत टाइम से पढ़ाई का जो है वो उपदेश देते आ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, वो देख रहे थे कि मैं तो पूरे टाइम पढ़ रहा हूँ, उसके बावजूद मैं फेल हो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई कम देर पढ़ रहा है लेकिन अव्वल यानी कि फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पर उनका क्या कहते हैं, भाई को प्रायः नहीं डांटते थे, क्यों? क्योंकि छोटा भाई खेल कर भी अव्वल आता जा रहा था, अतः वह अब ढीले पड़ने लगे थे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प हमें चुनना है। कथन कारण आधारित है। कथन क्या है, कथानायक बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगे थे। बात सही है, वो शांत पड़ गए थे तो उसका उन्होंने क्या होता, नज़र बचाकर वो हर समय खेलने लगते, यहाँ तक कि पतंग टूर्नामेंट की तक की तैयारी होने लगी थी। देखिए, कक्षा में अव्वल आने के कारण उनके व्यवहार में अहंकार की भावना आ गई थी। ये बात सही है, क्योंकि वो अव्वल आने लगे थे तो थोड़ा अहंकार उनके अंदर ये चीज़ आ गई थी कि अब जो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इससे आज़ादी है। तो और इससे उनके छोटे जो बड़े भाई हैं वो थोड़ा नरम पड़े और इसी का लाभ वो उठाने लगे थे। तो कथन सही है और कारण आर उसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पर क्या दिया है, मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इस कथन से कथानायक के विषय में पता चलता है कि, अब क्या पता चलता है, वह दृढ़ विश्वासी हो गए थे, भाग्यवादी हो गए थे, वाचाल हो गए थे या अहंकारी हो गए थे। अब चूंकि वो कम पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, इसी कारण से उनके अंदर ये अहंकार आ गया था। इसीलिए उन्होंने वक्तव्य बोला, मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। तो ये क्या हो गए थे, अहंकारीपन उनके वक्तव्य में अब ये झलकने लगा था। नेक्स्ट आते हैं, छोटा भाई बड़े भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी क्यों करता था? क्या कारण है कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से छिप के पतंगबाजी कर रहे थे? तो इसका यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था, छोटे भाई को पतंगबाजी का नया नया शौक चढ़ा था, छोटे भाई को लगा कि शायद भाई साहब को पसंद ना आए, या चौथा, पढ़े लिखे समझदार लोग पतंगबाजी नहीं करते। तो यहाँ पर जो हमारे छोटे भाई साहब थे वो इसलिए छुप कर करते थे क्योंकि छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था कि भाई अगर उन्हें पसंद नहीं है तो हम चुपचाप कर लें, क्यों उनको हम परेशान करें, इसलिए वो चुपके करते थे। नेक्स्ट है नंबर 5, कथानायक का सारा समय पतंगबाजी की भेंट क्यों चढ़ने लगा था? क्या कारण था? पतंगबाजी का नया नया शौक लगने के कारण, विद्यालय में आयोजित पतंग टूर्नामेंट के कारण, बड़े भाई द्वारा डांट फटकार ना लगाने के कारण, या विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश होने के कारण। तो इसका सही कारण आपका क्या था बताइए। यहाँ पर कथानायक का सारा समय जो है वो पतंगबाजी में जा रहा था, इसका सही कारण था कि उन्हें अभी नया नया शौक ये चीज़ लगी थी। ठीक है, नया नया शौक लगा था ना, बड़े भाई का डांट फटकार वो तो आंख बचा के जा रहे थे, है ना, तो इसलिए नहीं। तो सही क्या था यहाँ पर, उनको अभी ये नया नया शौक लगा था। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 10 पे। ये हमारे खंड आ का आखिरी प्रश्न है, यानी लास्ट 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। तो ये आप लोगों ने भी किए होंगे, गद्य खंड पर आधारित हैं, यानी कि जो 7 अध्याय गद्य खंड के हैं उसी में से ये 2 प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। क्या है, तातारा वामीरों के त्याग से समाज की सोच में क्या परिवर्तन आया? सबने तातारा वामीरों से प्रेम को स्वीकार कर लिया, सभी तातारा वामीरों के विवाह के लिए तैयार हो गए,
अब दूसरे गांव में भी पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगे। तातारा वामीरों को अपने अपने गांवों से निष्कासित कर दिया गया। तो क्या हुआ था, उनके त्याग के कारण क्या परिवर्तन आया था, अब दूसरे गांवों में भी पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगे थे। तो इसी भाई ये एक उनके यहाँ निषेध था कि एक गांव का जो स्त्री लड़का है या लड़की है वो दूसरे गांव से विवाह नहीं कर सकता। इसी कारण से वो दोनों को अलग हो गए थे और मृत्यु भी प्राप्त हो गई। तो उस त्याग के बाद क्या हुआ था, ये प्रथा खत्म कर दी गई थी। अब एक दूसरे गांवों से पारस्परिक वैवाहिक संबंध बनने लगे थे। फिर वजीर अली अफगानी हमले की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। जो विकल्प बिल्कुल सही नहीं है, अनुपयुक्त दिया है ना, तो जो सही नहीं है हमें वो ऑप्शन निकालना है। अंग्रेजों को चारों तरफ से घेरने के लिए, शहादत अली को जान से मारने के लिए, अवध में शहादत अली को हटा अपना तख्त पाने के लिए, या अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए। तो जो सही हमारे पास में विकल्प नहीं है, यानी देखिए अनुपयुक्त दिया गया है, ये हमें निकालना है। तो अंग्रेजों को चारों तरफ से घेरने के लिए, दूसरा है शहादत अली को जान से मारने के लिए, और अवध में शहादत अली को हटा अपना तख्त पाने के लिए, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए। तो जो सबसे उपयुक्त जो उदाहरण है, जो सबसे उपयुक्त है वो कौन सा है, अंग्रेजों को वो बाहर निकालना चाहता था, इसीलिए उसने शाह जमा को बुलाया था। फिर दूसरा, अब जब क्या कहते हैं वहाँ अपना अवध से अपना तख्त भी हासिल करेगा तो उसको हटाएगा, उसको हटाने के लिए उसे मारना भी पड़ेगा। तो ये तीन ऑप्शन सही हो गए, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी जो है वो अनुपयुक्त है, क्योंकि चारों तरफ से अंग्रेज़ों को घेरना मुश्किल हो जाता। भाई शाहजहां जो होता, क्या कहते हैं, उन्हें अवध का जो तख्त पाने के लिए तो काफ़ी हद तक हेल्प करता, अवध का तख्त पार हो जाता, फिर धीरे धीरे वो ये आगे काम करते कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर कर देते। तो यहाँ पर सही क्या है आपका, अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेरने के लिए। चलिए यहाँ पर हमारा खंड आ खत्म हो गया और हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी खत्म हो गए। अब हम आ रहे हैं खंड बा में, जिसमें हमारे पास पूरे वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे। तो हमने आपको एमसीक्यूज तो पूरा बता दिया, लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न तो सारे हम लिख के नहीं बता सकते, लेकिन वर्बली हम आपसे इस बारे में डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है, यहाँ खंड बा में आपके साथ में आपकी दोनों पुस्तक से प्रश्न आएंगे, प्लस लेखन कार्य भी आएंगे। क्या है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। तो अब हमारे पास गद्य खंड से हमारे पास प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न हमें करने हैं, सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 3 दिए गए हैं, 2 करने हैं, 60 प्रश्नों। एक के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या है, शेख हयाज के पिता ने अपनी बाजू पर काले चोटे को रेंगता देख क्या किया और इससे उनकी कौन सी विशेषता उभर कर आती है। अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पान। भाई शेख हयाज के पिता क्या थे, वो आए थे कहाँ से नहाकर, कुएं पर से नहाकर। कुएं पर से नहाकर आए और खाने की थाली के पास में बैठे भोजन करने के लिए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चोटा रेंग रहा है। तो उन्हें लगा कि भाई ये तो अपने घर से बेघर हो जाएगा अगर हमने इसे यहाँ झाड़ दिया। तो वो फिर से उठे और फिर वो कहाँ गए, कुएं के पास, और वहाँ जाकर उन्होंने उस चींटे को अपनी बाजू पर से हटाया ताकि वो आसानी से अपने घर तक पहुँच जाए। तो इससे उनके परोपकारी होने के गुण को पता चलता है कि वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, सभी जीवों के लिए बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। इस कथन में जैन परंपरा की किस बड़ी देन की बात कही गई है स्पष्ट। वो जो टी सेरेमनी थी ना, वो सबसे बड़ी। भाई जापानी जो है वो प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत ही ज़्यादा मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इस कारण से क्या हुआ, जब वो इतना मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं तो उनको उससे इलाज भी चाहिए। तो फिर ये जैन परंपरा शुरू की गई। जैन की परंपरा में जो है आपको एक टी सेरेमनी में भाग लेना होता था, जिसमें बहुत ही रिलैक्स करके आपको चाय पीनी होती थी। अब उसकी जगह क्या होता था, हमारा दिमाग धीरे धीरे कम गति करते करते एकदम शिथिल हो जाता है और हमें सोचने के लिए वक्त मिलता है। तो इससे हम पास्ट को और फ्यूचर को भूलकर सिर्फ वर्तमान समय में जीते हैं। तो इससे क्या है, लोगों को सोच कर समझ कर कि हाँ जो कुछ है वो हमारा वर्तमान है, हमारा भूत या भविष्य कुछ भी नहीं है। जो बीत गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते और जो आने वाला है उसके बारे में हम जानते नहीं। जो है वो वर्तमान है, उसे खुल के जिए। यही जैन की परंपरा की देन है। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए कि ओपन लड़ाई किसे कहा गया है और यह अपूर्व
थी कैसे? अब बात ये थी कि 26 जनवरी 1931 के दिन स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की जो मांग के तौर पर जो ये 1930 में शुरू हुआ था, ये इसकी दूसरी जो है वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में सभी ने अंग्रेज सरकार ने पहले ही उन सभी लोगों को नोटिस भेज दिया कि आप अगर इस तरह के किसी भी कार्य में शामिल होते हैं तो ये अपराध माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। उसी तरफ कौंसिल ने भी नोटिस जारी कर दी थी कि सभी लोग जो है वो 4:24 पे मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। तो एक तरीके से ये सरकार को ओपन चुनौती दी गई थी, एक तरीके से ओपन लड़ाई थी। सरकार ने कहा था हम आपको करने नहीं देंगे और कौंसिल ने कहा था हम करके लेंगे। तो ये एक ओपन लड़ाई के तौर पर कार्य किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने थे, है ना। तो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, मीरा अपने आराध्य कृष्ण से क्या विनती करती हैं और उन्हें उनके कर्तव्य स्मरण कराने के लिए क्या करती हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने विनती करी कि आप मेरी पीड़ा हर लो, ठीक है, पीड़ा हरो। अब उन्होंने उनको स्मरण कराने के लिए क्या किया? उन्होंने गजराज का, द्रौपदी का और क्या कहते हैं ध्रुव का जो है ना, इन सभी के उदाहरण स्मरण कराए कि जिस तरीके से आपने इन सभी की पीड़ाओं का हरण किया, आप साक्षात उनके सामने आए, उनकी पीड़ा का हरण किया, उसी तरीके से आप भी मुझे दर्शन दीजिए और मेरी बात को सुनिए और मेरी पीड़ा का हरण कीजिए, ठीक है। तो पीड़ा को हरने के लिए, अब उनकी पीड़ा क्या थी? वो सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी और कुछ कुछ नहीं था। तो वही इन्होंने बताया कि जब आपके भक्तों पर मुसीबत पड़ती है तो आप दर्शन देकर उनकी इन सारी ही मुसीबतों का हल करते हैं। तो उसी तरीके से आप मेरा भी जो है जो विनती है उसे स्वीकार कीजिए। विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल जरूरी है, क्यों? तोप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। विरासत में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि कीमती इस निस्बत पे नहीं कि वो हमें पैसे में बहुत कीमती होती हैं, वो इसलिए होती हैं वो हमारे लिए बहुत सारी सीख लेकर आती हैं, बहुत सारे अनुभव लेकर आती हैं, बहुत सारी हमें बताती हैं चीज़ें। इसलिए हम विरासत की चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई जो बलिदान होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनकी याद तो हमें दिलाती हैं, साथ में हमें ये भी बताती है कभी कुछ चीज़ें कि हमने अगर कभी हमारे पूर्वजों द्वारा अगर कोई ऐसी गलती की गई है तो वो सीख के तौर पर भी हमारे सामने आती है कि हम अपने भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों के संदर्भ में सैनिक की भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, दुल्हन जब बनती है तो क्या होता है, वो लाल जोड़ा ग्रहण करती है। तो यहाँ पर आज दुल्हन बनी है, क्या है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। तो धरती यानी कि ज़मीन दुल्हन कब बनी है? जब सैनिकों ने उसकी रक्षा के लिए अपने खून से उस धरती को लाल कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जब हम खून से लाल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी मृत्यु होगी। अब हम मृत्यु होकर जा रहे हैं, अब ये धरती तुम्हारे हवाले। तो इनमें इनका क्या भाव, इनका बलिदानी स्वरूप निकल कर आता है कि अपने देश की, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर आपको अपनी जान का न्यौछावर करना पड़े तो भी आपको इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। तो एक सैनिक की इसी बलिदानी भावना का हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ क्या दिया गया है? पूरक पाठ्य पुस्तिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। तो ध्यान दीजिए, पूरक पुस्तिका हमारी कौन सी है? संचयन भाग 2, ठीक है ना। तो उस संचयन पुस्तक से हमारे सामने यहाँ पर 3 प्रश्न आए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, मैत्री धर्म, जाति, रंग भेद, प्रतिष्ठा आदि से ऊपर शुद्ध प्रेम और भावनाओं का प्रतिबिंब है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। अब टोपी शुक्ला का जो सबसे फास्ट फ्रेंड है वो कौन था? वो था इफ़न। इफ़न एक मुसलमान था और यहाँ पर जो है टोपी एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो यहाँ पर धर्म जो है वो दोस्ती से नीचे, दोस्ती ऊपर हो गई धर्म से, जाति भी जो है वो नीचे हो गई, रंग भेद का भी पता नहीं, प्रतिष्ठा मतलब दोस्ती हमेशा
जब भी हम दोस्ती करते हैं तो हम ये नहीं देखते ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस उम्र का है। हमारी जो मेंटल वेव्स जो उनसे मिलती हैं, हम उन्हीं के साथ अपना मैत्री भाव करते हैं। तो इफ़न और टोपी की दोस्ती में हमने ये सारी चीज़ें तो देखी, लेकिन इफ़न और की दादी और टोपी के बीच जो संबंध था वो उसने ये भी बताया कि मित्रता में, अपनत्व में कभी भी उम्र का भी भेद नहीं रह पाता है। सपनों के ऐसे दिन पाठ के लेखक और उनके साथी किस प्रकार गर्मियों की छुट्टियां बिताया करते थे। आप गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हैं, लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को कराया है ना। तो बस वही था कि वो किस तरीके से करते थे। भाई कुछ तो पहले तो वो लोग नानी के यहाँ जाते थे, नानी के यहाँ नहीं जाते थे तो फिर वो अपने ही गांव के तालाब में जाकर डुबकी लगाते, फिर मिट्टी में आते, लौटते, फिर तालाब में जाते। इस तरीके से उनकी मस्ती करते, खेलते कूदते पूरा समय बीत जाता। और गर्मियों की छुट्टी का जो कोई भी उनको होमवर्क मिलता, लास्ट के दिनों में वो हिसाब करने बैठते कि इतने दिन, भाई उनको करीबन 100 सवाल मिला करते थे। तो वो सोचते थे इतने दिन बचे, इतने दिन में इतना करेंगे तो 10 दिन में इतने हो जाएंगे। वो करते करते धीरे धीरे दिन कम हो जाते और वो लोग एक भी सवाल नहीं करते। तो अंत में क्या निकलता था, अरे सवाल करने से अच्छा है कि मास्टर जी की थोड़ी मार खा ली जाएगी, हो जाएगा, इतना अपना छुट्टियां एंजॉय करो। अब इतना देने के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां किस तरीके से बिताते हैं। आप कहीं जाते हैं या कुछ क्रिएटिव करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हॉलीडे वर्क कैसे करते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें। आपके पड़ोसी काका की स्थिति हरियर काका से मिलती जुलती है। आप उन्हें कैसे समझाएंगे और मदद करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी स्थिति हरियर काका जैसी है तो आप क्या क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था और बहुत अच्छे से कराया भी था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 प्रश्न आपके पास में आएंगे। किस पे आधारित, लेखन कार्य पे आधारित, जिसमें आपके पास है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और लघु कथा लेखन। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पहला जो 14वां प्रश्न है, वो है आपका अनुच्छेद लेखन पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने थे। पहला है, खेल बिना पाठ्यक्रम है अधूरा। खेलों का महत्व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग और दोनों में संतुलन। देखिए, पढ़ाई जहाँ हमारे मानसिक मन को संतुलित, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, मानसिक संतुलन बिठाता है। खेल क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। क्या करता है, स्वस्थ रखता है। इसलिए पढ़ाई के साथ खेलों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अब इसी बेस पे आपको ये 3 चीज़ें खेलों के महत्व के बारे में बताएंगे कि ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, ये हमें जो है एक सोशल बॉन्डिंग भी बताता है, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब तक पहाड़ नदियां हैं तब तक जीवन है। प्रकृति में से ही सांस है, प्रकृति से मैत्री, सतत विकास का बल। तो सीधे सीधे ये है कि जब तक प्रकृति कायम है तब तक मनुष्य का अस्तित्व कायम है। इस बात पर आपको ये पूरा अनुच्छेद लिखना था। फिर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों पढ़ी ज़रूरत इसकी। बेटियां समाज का अभिन्न अंग है, महिलाओं के बढ़ते कदम। भाई एक स्त्री अगर पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है, सिखाती है, अच्छे से परिवार संभालती है। तो यहाँ पर बेटी का जो है वो महत्व बहुत है, क्योंकि वो आगे चलकर एक भावी परिवार को जन्म देती है और उस परिवार को संभालती है। तो अगर वो खुद पढ़ी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, तो उस परिवार को कैसे संभाल सकती है, कर सकती है। तो इस तरीके से बेटी पढ़ाओ, ये तो एक अभियान भी था, आप सभी को पता होगा। तो उसी पर आपको ये एक अनुच्छेद लिखना था। तो ये तो 3 अनुच्छेद आए थे, इसमें से आपने एक किया ही होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र आए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना था। पहला पत्र है, आपके क्षेत्र में स्थित स्टेडियम की स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की प्रार्थना करते हुए दूरदर्शन निदेशक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो इसका आपको फॉर्मेट और सब कुछ मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं, अपने नगर की ऐतिहासिक इमारतों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके उचित रखरखाव के लिए अध्यक्ष पुरातत्व विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर
कर आग्रह कीजिए कि जो पुरानी जो पौराणिक सभी सिटीज़ में ऐसा होता है, कहीं किला है, कहीं पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे इतिहास को बयां कर रहे हैं, उनका रखरखाव अच्छे से नहीं हो रहा, पेड़ बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, खंडर बन रहा है, सब कुछ टूट रहा है, जो लोग पर्यटक वहाँ जाते हैं वहाँ बहुत गंदगी फैलाते हैं, उसके ऊपर कुरेद के लिखते हैं, तो बहुत सारी एक समस्याएं होती हैं जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका सही तरीके से रखरखाव के लिए आपको लिखना है पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष को पद। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में है, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के सचिव की ओर से बाल कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति की सूचना लगभग 7 शब्दों में दीजिए। अब आपको सूचना देनी है, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाकर जिस संस्था के द्वारा ये सूचना दी जा रही है वो संस्था कौन सी है, यहाँ पर विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के सचिव की ओर से बाल कलाकारों के नाट्य, तो ये विद्यालय की तरफ से सूचना है, तो अपने विद्यालय का नाम लिखिए, उसके बाद सूचना लिख लिए, दिनांक लिखिए, जो सूचना है वो लिखिए, फिर नीचे सचिव है, सचिव के द्वारा दी गई है, सचिव और उनका नाम और नीचे उनके पद का नाम सचिव लिखकर आप उसे एंड कर दें। ठीक है, फिर दूसरा है, आपके विद्यालय में क्षेत्रीय पुलिस द्वारा स्वरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वरक्षा मतलब अपनी रक्षा के लिए। इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। फिर से आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में संस्था कौन है जो ये सूचना दे रही है, ये दे रहे हैं आपके विद्यालय की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि ये शिविर आपके विद्यालय में लग रहा है, तो विद्यालय का नाम देंगे, नीचे सूचना लिखेंगे, फिर इधर डेट डालेंगे, सूचना का विषय लिखेंगे। विषय क्या है आपका, क्षेत्रीय पुलिस द्वारा स्वरक्षा प्रशिक्षण शिविर, विषय लिखा मिडल में। फिर उसके बाद आपकी जो सूचना है वो लिखेंगे, किसके द्वारा ये दिया जा रहा है, जानकारी के लिए लगभग आयोजन किया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है प्रधानाचार्य की तरफ से दिया जा रहा है या सचिव की तरफ से दिया जा रहा है, नीचे आप वहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो ये आपकी ये दोनों में से एक सूचना हो जाएगी। अब आ गए प्रश्न संख्या 17। आपके क्षेत्र में एक नया विद्यालय खुला है जिसमें आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले स्थानीय बच्चों को दाखिले में विशेष छूट दी जाएगी। विद्यालय के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 विज्ञापन हैं, दोनों में से एक विज्ञापन करना है। तो पहला क्या है, एक नया स्कूल खुला है, नाम तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। बॉक्स बनाइए, एक तरफ एक विद्यालय की पिक्चर बना दीजिए, ऊपर आप कोई भी विद्यालय, आदर्श विद्या मंदिर या कोई भी नाम एक विद्यालय का दे दीजिए। फिर इसमें जो भी आप लोगों को फैसिलिटी कौन सी कहाँ से कहाँ कक्षा तक है, कौन सा मीडियम है, ये सारी चीज़ें क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ये, और साथ ही जो प्रथम कहते हैं अगर जो स्टार्टिंग के 50 बच्चे आएंगे या 100 बच्चे आएंगे उनको 40% फीस में छूट दी जाएगी। ऐसा कुछ एक ऑफर देकर विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे जहां ये विद्यालय खुला है उस जगह का एड्रेस और फ़ोन नंबर। कोई कंपनी जैविक फल सब्जी बाजार में लाना चाहती है, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। तो जैविक मतलब क्या है, जो विदाउट पेस्टिसाइड जो होती है ना, जिन्हें बोला जाता है, वो सब्जियां आ रही हैं, तो उस कंपनी के प्रचार के लिए विज्ञापन आपको बनाना है। तो कंपनी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। बॉक्स बनाओ, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप साइड में एक पिक्चर बना सकते हो, राइट हैंड साइड पे। बनाने के बाद में आप इन सब्जियों के खाने से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताओगे। फिर आपको चूंकि ये प्रोडक्ट है तो आपको छूट देनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऑफ़र देना पड़ेगा, वो ऑफ़र भी आप मेंशन करोगे। और ये जैविक फल और सब्जियां आपको कहाँ कहाँ और किस किस हो सकता है, जैविक फल के लिए कोई एक अलग सा स्टोर भी खोला जा सकता है, या कहाँ पर ये उपलब्ध हैं जहाँ से हम ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें हमारे पास में एक लघु कथा है और एक ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से आपको एक करना था। जब मानव ने स्वयं को पक्षियों की भांति छोटा करने की शक्ति हासिल की और डिब्बानुमा घरों में पेड़ पर रहने लगा, तब इस कथा को लगभग 100 शब्दों में पूरा करना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक लघु कथा लिखनी है कि किस तरीके से हम लोग खुले खुले बड़े बड़े घरों में रहते थे, अब हम फ्लैट संस्कृति में आ गए हैं, अब हम फ्लैट्स में रहने लगे हैं, डिब्बानुमा घरों में रहने लगे हैं। तो इस कथा को आपको उससे पूरा करना है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या है। आपने ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगाई थी,
लेकिन आपकी पुस्तकें आपके ऑर्डर के अनुरूप नहीं आई हैं। इसकी शिकायत करते हुए प्रबंधक महोदय को लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। अब चूंकि आपको सिर्फ प्रबंधक यानी कि मैनेजर, उस कंपनी के मैनेजर को आप एक ईमेल लिख रहे हो, तो सिर्फ टू मेंशन करोगे, नीचे सीसी और बीसीसी मेंशन करोगे, लेकिन उसमें कुछ लिखोगे नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या देना है, सब्जेक्ट देना है कि जो है पुस्तक सही ढंग से जो नहीं आई है, ठीक है ना, पुस्तकों के सही ऑर्डर की प्राप्ति ना होने की शिकायत, ठीक है। आपने ये एक विषय लिख दिया। विषय लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे महोदय, ठीक है। महोदय के साथ आप पूरा मैटर शुरू करेंगे। आप बताएंगे सबसे पहले कि आपने कब ये ऑर्डर दिया था, क्या क्या पुस्तकों का ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के बदले आपके पास क्या पहुंचा है, ठीक है। तो आपने वो सारी पुस्तकें वापस कर दी हैं और कृपया करके जो मेरा सही ऑर्डर है उसे आप सही समय पर भिजवाने का कष्ट करें। हाँ, अपने नाम के बाद आप अपना पूरा पोस्टल एड्रेस ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये पुस्तकें वापस आपको आपके घर पर आनी हैं। तो उस कंडीशन में आपको अपने नाम के बाद पूरा अपना पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कोई चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हो तो करते हो ना, अपना पोस्टल एड्रेस उस पर मेंशन करते हो कि भाई वो प्रोडक्ट आएगा तो आपके घर तक पहुँचे। तो उसी तरीके से जब आप ये ईमेल में शिकायत कर रहे हो तो उसके बाद आपको वो ऑर्डर नंबर, आपने क्या क्या ऑर्डर दिया है, वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद एंड में जब आप अपना नाम लिखोगे शिकायतकर्ता, और फिर उसके बाद नीचे अपना नाम जब देंगे तो उसके बाद आपको अपना पूरा पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा कोर्स बी का जो पूरा क्लास 10th का हिंदी का पेपर आया था बोर्ड में, वो मैंने आपको पूरा क्लियर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। पेपर बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। एक आध क्वेश्चंस को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1-2 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कराई हुई थी, इसलिए इसमें कोई भी परेशानी आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरीके से हम अभी आगे, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि कोर्स ए तो मैंने अपने चैनल पे यानी कि डेफिनेट सक्सेस पर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, लेकिन कोर्स बी हमने नहीं कराया। लेकिन इस साल हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इस न्यू सेशन में कि क्लास 10th का कोर्स बी और 9th का कोर्स बी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आए। तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियोज़ के साथ में, जिसमें हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।